Hello friends, this is Mohammad Shaवेज and welcome back to my YouTube channel LS Eco Study World। तो जैसे कि हमने अपनी पिछली वीडियो में डिस्कस किया था कि मांग की लोच क्या होती है, तो जिसमें हमने जाना था कि मांग की लोच हमें क्या बताती है कि किसी वस्तु की मूल्य में यानी कि उसकी कीमत में कितने प्रतिशत की कमी या वृद्धि होने पर उसकी मांग में कितने प्रतिशत की वृद्धि या फिर कितने प्रतिशत की कमी आएगी। तो ये हमें कौन बताता है? मांग की लोच। तो आज हम पढ़ेंगे गाइस इससे आगे यानी कि मांग की लोच के प्रकार या जिसे कहेंगे हम टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो मांग की लोच के प्रकार कह सकते हैं हम टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो ये मांग की लोच जो है वो हमारी नॉर्मली 5 प्रकार की होती है। कितने टाइप की? 5 टाइप की। तो सबसे पहली हमारी होती है पूर्णतः लोचदार। नंबर 1 पर पूर्णतः लोचदार यानी कि परफेक्टली इलास्टिक। परफेक्टली इलास्टिक। और दूसरी हमारी होती है पूर्णतया बेलोचदार यानी परफेक्टली इनइलास्टिक। और तीसरी हमारी होती है अपेक्षाकृत लोचदार यानी रिलेटिवली इलास्टिक। एंड फोर्थ अपेक्षाकृत बेलोचदार। रिलेटिवली इनइलास्टिक। और लास्ट होती है हमारी एकात्मक लोचदार जिसे हम कहते हैं यूनिटरी इलास्टिक। तो ये हमारे 5 प्रकार हैं मांग की लोच के। सबसे पहला है पूर्णतया लोचदार यानी कि परफेक्टली इलास्टिक। दूसरा है पूर्णतया बेलोचदार यानी परफेक्टली इनइलास्टिक। तीसरा हमारा होता है अपेक्षाकृत लोचदार यानी रिलेटिवली इलास्टिक। एंड फोर्थ है अपेक्षाकृत बेलोचदार यानी कि रिलेटिवली इनइलास्टिक। और सबसे लास्ट होता है हमारा एकात्मक लोचदार यानी कि यूनिटरी इलास्टिक। तो आज हम इनको डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे पूर्णतः लोचदार। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे अपने पहले टाइप्स यानी कि पूर्णतः लोचदार यानी कि परफेक्टली इलास्टिक। तो ये पूर्णतः लोचदार कैसी स्थिति होती है कि जिसमें मान लीजिए कोई वस्तु है जिसकी कीमत है उसमें सिर्फ बहुत ही कम मात्रा में यानी कि कहा जाए तो बहुत ही माइनर से चेंज होने पर उस वस्तु की मांग जो है वो अनंत हो जाती है, यानी कि
इतनी बढ़ जाती है कि जिसको हम माप नहीं सकते या जो मात्रात्मक नहीं है। यानी कि कहें तो कि किसी वस्तु में जरा सारे, यानी कि मान लीजिए कोई वस्तु है उसमें थोड़ा सा चेंज आ जाए उसकी कीमत में, तो सभी जो भी इस देश के निवासी या उपभोक्ता हैं वे उस वस्तु को लेने के लिए या तो तत्पर हो जाए या फिर उसका त्याग कर दें। यानी कि अगर किसी वस्तु की कीमत में माइनर सा चेंज आ गया, यानी कमी कर दी गई, तो उसके जो उपभोक्ता हैं वे सभी लोग, यानी सभी जितने भी लोग हैं वे उस वस्तु को खरीदने के लिए तत्पर हो जाएं, यानी कि उसकी मांग को बढ़ा दें, वो इतना बढ़ा दें कि वह अनंत हो, या फिर उसकी वस्तु के मूल्य में इतनी माइनर सा चेंज होने से, यानी कि उसमें थोड़ी सी वृद्धि होने से उस देश के जितने भी उपभोक्ता हैं वे उस वस्तु को लेने के लिए तत्पर हो जाए, यानी कि उसके त्याग दें, उसको उसके उपभोग को कम कर दें। यानी कि वृद्धि होने से मांग कम होती है, तो यानी कि अगर माइनर से चेंज होने से, यानी कि उस वस्तु के मूल्य में बहुत कम मात्रा में वृद्धि होने पर उसकी मांग अनंत कर देने से क्या होगा, वह कौन सी स्थिति कहलाती है, पूर्णतः लोचदार। तो जैसे मान लीजिए ये हमारा ईडी है, यानी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होता है चेंज इन डिमांड अपॉन चेंज इन प्राइस। ठीक है, तो जैसे कि हमने बताया कि प्राइस में, यानी कि चेंज इन प्राइस हमारा कितना है, 0। ठीक है, और चेंज इन डिमांड हमारा कितना है, जिसके अनंत है, यानी कि जिसको हम कह सकते हैं नापा नहीं जा सकता, यानी कि कुछ भी हो सकती है। ठीक है, तो हमारी ईडी यानी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कितनी होगी, अनंत। क्यों? क्योंकि देखिए आप सूत्र में रखिए कि डी, डेल्टा डी की जगह कुछ भी हो, यानी कोई भी संख्या हो सकती है अनलिमिटेड, और अपॉन में आएगा हमारा पी, डेल्टा पी, यानी कि चेंज इन प्राइस। तो प्राइस कितना चेंज हुआ, लगभग बिल्कुल 0 मान लीजिए, इसको परसेंटेज में अगर हम देखें तो 0% चेंज आया। तो इसको 0 से किसी भी संख्या को अगर हम वो भाग देंगे या डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा, अनंत, यानी कि इनफाइनाइट। तो हम कह सकते हैं कि पूर्णतः लोचदार मान जो होती है वह कैसी होती है, यानी उसकी पूर्णतः लोचदार मान किस तरह होती है, वो होती है अनंत, यानी कि इनफाइनाइट। तो ये जो है, ये स्थिति जो है वो एक काल्पनिक स्थिति है, यानी कि वास्तविक जगत में शायद कोई भी ऐसी वस्तु नहीं है जिसमें माइनर से चेंज होने से भी, यानी कि मान लीजिए कोई वस्तु है जिसका मूल्य 1000 रुपये है, मान लीजिए ये मार्कर है, मतलब कोई भी एक वस्तु है जिसका मूल्य 1000 है, मान लीजिए अब इसके प्राइस में 1000 की जगह 1002 रुपये कर दूँ, यानी माइनर सा चेंज, यानी कि 2 रुपये, 1000 की तुलना में 2 रुपये ज़्यादा बड़े चेंज तो नहीं है ना, माइनर सा चेंज है। तो अगर इसके 2 रुपये को जो कि चेंज हुआ है, इसके कारण जो उस देश के या उस स्थान के उपभोक्ता जितने भी हैं वे सब इसके उपभोग को त्याग दें, यानी कि वो इसकी मांग करना छोड़ दें सभी, तो वह क्या कहलाए, वह स्थिति क्या कहलाएगी, पूर्णतः और लोचदार की। ठीक है, ऐसे ही इसका हम उल्टा देख सकते हैं कि मान लीजिए इसके जो 1000 रुपये प्राइस था उसमें केवल माइनर से कमी कर दी जाए, यानी कि सिर्फ 2-4 रुपये की कमी कर दी जाए, जो कि 1000 रुपये की तुलना में बहुत कम है। तो अगर उसके 2 या 4 रुपये कम होने से उस देश के या उस अर्थव्यवस्था के जितने भी उपभोक्ता हैं वो इसको लेने के लिए तत्पर हो जाए या इसकी मांग को अनंत तौर पर बढ़ा दें, तो वह स्थिति क्या कहलाएगी, पूर्णतः लोचदार की स्थिति। ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टाइप्स पर, या इसको हम एक ग्राफ के द्वारा देख लेते हैं पहले कि मान लीजिए ये हमारा प्राइस कर्व है, प्राइस वाई पर, और ये हमारी वस्तु की मांग होगी। ठीक है, डिमांड। तो ये क्या कह रहा है, इसमें पूर्णतः लोचदार में क्या होता है कि वस्तु की मांग में, यानी कि मान लीजिए ये हमारी प्राइस है वस्तु का P, तो इसकी मांग है ये, अगर इसमें माइनर सा चेंज, यानी कि कहें तो 0%, यानी कि यहाँ थी और यहीं रहे, तो ये इसकी मांग जो है वो अनंत हो जाए, यानी कि इनफाइनाइट हो जाए, अनंत हो जाए, तो वह स्थिति क्या कहलाती है, हमारी पूर्णतः लोचदार। ठीक है, तो ये ईडी बराबर हमारा क्या आएगा इसमें, इनफाइनाइट। ठीक है, तो ये हमारा हुआ पूर्णतः लोचदार का ग्राफ। अब हम अगले टाइप्स को देखेंगे जिसे कहते हैं हम पूर्णतः बेलोचदार, यानी कि परफेक्टली इनइलास्टिक।
तो अब हम बात करेंगे अपने दूसरे टाइप यानी कि पूर्णतः बेरोजगार। मीन्स परफेक्टली इनइलास्टिक। तो ये पूर्णतः बेलोचदार की जो स्थिति है ये हमारी पूर्णतः लोचदार जो कि हमने अभी डिस्कस किया उसके बिल्कुल विपरीत है। क्योंकि पूर्णतः लोचदार में हमने क्या देखा कि किसी वस्तु की कीमत में यानी कि उसके मूल्य में चेंजेस होने पर उसकी मांग पर इतना प्रभाव पड़े यानी कि वह अनंत हो जाए, तो वह कौन सी स्थिति थी हमारी? पूर्णतः लोचदार की। लेकिन पूर्णतः बेलोचदार यानी कि परफेक्टली इनइलास्टिक में क्या होता है कि किसी वस्तु की प्राइस जो है उसमें हम कितना भी चेंज कर दें, उसमें पिछली स्थिति में क्या था कि हम प्राइस में कोई भी या मामूली सा चेंज कर रहे हैं, लेकिन इसमें क्या है कि प्राइस हमारी मनचाही यानी कि हमारी इच्छा अनुसार हम उस वस्तु की मूल्य में कितना भी चेंजेस करें, यानी कि या तो उसके मूल्य को कितना भी बढ़ा दें या फिर कितना भी कम कर दें, तो उसके कारण उसकी जो मांग है उस पर कोई भी असर न पड़े, यानी कि वह उसकी जो मांग है उस वस्तु की उस जो पहले थी वो मूल्य बढ़ने के बाद और मूल्य कम होने के बाद दोनों ही स्थितियों में अर्थात तीनों स्थितियों में ही समान रहे, तो वह स्थिति क्या कहलाती है? हमारी पूर्णतः बेलोचदार। जैसे कि मान लीजिए कि ये एक वस्तु है, ठीक है, ये भी एक काल्पनिक अवस्था ही है क्योंकि शायद ही कोई ऐसी वस्तु हो कि जिसके प्राइस में कितनी भी हम वृद्धि कर दें या फिर कितनी भी कमी कर दें तो उसकी मांग में उस पर कोई भी डिफरेंस यानी कि उस पर कोई भी प्रभाव न पड़े। तो शायद मेरे हिसाब से शायद कोई भी ऐसी वस्तु नहीं है, तो इसलिए ये भी अवस्था हमारी कौन सी कहलाती है? काल्पनिक अवस्था। मान लीजिए जैसे मैंने अभी उदाहरण दिया था कि ये एक वस्तु है जिसकी कीमत मान लीजिए 1000 रुपये है, ठीक है, उस समय इसकी मांग कितनी है? मान लीजिए 10, यानी कि 1000 रुपये का एक पेन है तो उस समय इसकी मांग 10 रुपये है, 10 पेन की मांग है। तो अब यदि मैं इस मूल्य को 100 रुपये से बढ़ा करके या फिर ये 1000 की है तो मान लीजिए 1000 से बढ़ा करके इसको 2000 कर दूं अपनी इच्छा अनुसार, ठीक है, या तो इसकी मांग जो है जो पहले 10 थी वो अभी भी 10 ही रहे, यानी महंगी होने पर भी मांग पर कोई फर्क ना पड़े। या फिर कहूँ कि ये 1000 रुपये का कोई प्रोडक्ट था उसको मैंने आधा यानी कि 500 रुपये में कर दिया, तो उसकी मांग बढ़नी चाहिए नॉर्मली मांग के नियम के अनुसार, लेकिन इसमें क्या हुआ कि मांग कम होने पर भी वस्तु की कीमत कम होने पर भी उसकी मांग जो पहले 10 थी वह अभी भी 10 ही बनी हुई है, यानी कि उसकी मांग पर कोई भी किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं हो रहा है या उस पर कोई प्रभाव नहीं हो रहा। तो ऐसी स्थिति कौन सी कहलाती है? हमारी पूर्णतः बेलोचदार की। तो इसके जैसे मान लीजिए ईडी हमारा अभी हमने देखा था, ईडी इज इक्वल टू होता है हमारा चेंज इन डिमांड अपॉन चेंज इन प्राइस, ठीक है। तो अब हम क्या देखेंगे कि हमारा चेंज इन डिमांड क्या है? हमारा 0, यानी कि डिमांड पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ रहा है, ठीक है। और हमारा चेंज इन प्राइस वो कि कुछ भी हो सकता है, जैसे कि हमने अभी डिस्कस किया कि बहुत ज़्यादा भी हो सकता है और बहुत कम भी हो सकता है, तो यानी हम इसको भी ऐसे ही लिखेंगे कुछ भी हो सकता है, ठीक है, कुछ भी, ठीक है। और जो हमारी ईडी होगी वो क्या होगी फिर? यानी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होगी? 0, क्योंकि जब सूत्र में देखेंगे हम कि इलास्टिसिटी डिमांड हमारी कितनी है? 0, और नीचे हमारा कोई भी संख्या हो सकती है, बहुत इनफाइनाइट मान लेते हैं हम इसको भी, या असीमित संख्या कोई भी हो सकती है। तो ऊपर अगर किसी भी संख्या का अंश अगर 0 है और उसका हर कुछ भी है तो उसका भागफल क्या आता है? हमारा 0, यानी कि 0 को किसी भी संख्या से डिवाइड करें तो हमारा आंसर क्या आता है? 0। तो इसलिए हम कहते हैं कि पूर्णतः बेलोचदार मांग जो होती है वह किसके बराबर होती है? 0 के, यानी कि ईडी इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये हमारी हुई पूर्णतः बेलोचदार मांग। तो इसको भी हम एक ग्राफ के द्वारा समझेंगे। जैसे इसका ग्राफ है हमारा ये, जैसे कि ये हमारा OY अक्ष है
जिस पर हमारा प्राइस यानी कि कीमत है और इस पर डिमांड। तो पूर्णतः बेरोजगार मांग हमें क्या बताती है, मांग की लोच, कि मान लीजिए ये वस्तु की मूल्य P है, ठीक है, उस समय इस वस्तु की मांग ये है, ठीक है, ये हमारा वस्तु का मूल्य है, उस समय वस्तु की मांग ये है, यानी मान लीजिए ये D है, ठीक। तो अगर हम इसकी प्राइस को बढ़ा करके P1 कर दें तब भी उसकी मांग क्या बनी रहे, D ही रहे, और अगर हम इसको घटा करके P2 कर दें तब भी उसकी मांग क्या बनी रहे, D बनी रहे। तो ऐसी स्थिति क्या कहलाती है, हमारी पूर्णतः बेरोजगार, यानी कि परफेक्टली इनइलास्टिक, यानी कि वस्तु की कीमत में कितना भी परिवर्तन होने पर, यानी कि वृद्धि होने पर या फिर कमी होने पर उसकी मांग स्थिर बनी रहे, यानी परिवर्तित रहे, तो वह स्थिति क्या कहलाती है, हमारी पूर्णतः बेरोजगार की। तो अब हम बात करेंगे अपनी नेक्स्ट स्थिति की, यानी नेक्स्ट टाइप की, जिसे हम कहते हैं अपेक्षाकृत लोचदार, यानी रिलेटिवली इलास्टिक। तो अब बात करेंगे हम अपेक्षाकृत लोचदार यानी कि रिलेटिवली इलास्टिक। तो ये कैसी स्थिति होती है कि जिसमें मान लीजिए कोई वस्तु है, उसमें जितनी प्रतिशत की कमी या वृद्धि की जाएगी, उसकी मांग जो है उसमें उस जो कमी या वृद्धि जितनी प्रतिशत की गई है उससे ज़्यादा प्रतिशत से अधिक तेजी से कमी या वृद्धि होगी। या हम इस तरीके से समझ सकते हैं कि मान लीजिए कोई वस्तु है जिसमें 50% की वृद्धि कर दी गई, इसके मूल्य में 50% की वृद्धि कर दी गई, तो उसकी मांग जो है वो 50% से ज़्यादा तेजी से कम हो जाएगी। या फिर कहें कि उस 50% की जो वृद्धि की गई थी, यदि अब हम उस वस्तु में 50% की कमी कर दें तो उसकी जो मांग है उसमें वस्तु की जो कमी की गई है 50% की, उससे ज़्यादा, यानी कि 60 या 70 या फिर 55 कितनी भी, बहरहाल 50% से ज़्यादा तेज़ी से उसमें वृद्धि हो जाएगी। या जैसे मान लीजिए हम ये समझते हैं कि कोई भी एक वस्तु है जिसका मूल्य 100 रुपये है, ठीक है, तो मान लिया उसका 100 रुपये 100 है, तो अब हमने उसको बढ़ा करके उसके मूल्य को 150 रुपये कर दिया, यानी कि उसके मूल्य में 50% की वृद्धि कर दी। तो अब जो उसकी मांग है, ठीक है, तो उसमें जो है वो 50% जो वृद्धि मूल्य में हुई है उसकी मांग में 50% से ज़्यादा की कमी होगी। मान लीजिए उसकी मांग उस समय कितनी थी, 10 थी, ठीक है, 10 पेन की मांग थी। तो अब जो है जो 50% इसका मूल्य बढ़ा तो मांग 50% से ज़्यादा तेज़ी से घटनी है, यानी कि जो 10 की 5 होनी चाहिए थी वो क्या हो जाएगी, अब 10 से 6 रह जाएगी, यानी कि 50% बढ़ी तो 50% अगर कम होती तो ये हो जाती है हमारी को बोलते हैं यूनिटरी। लेकिन यहाँ क्या होता है इस स्थिति में कि जितनी तेजी से, यानी ये जितनी प्रतिशत से वृद्धि या कमी होती है और उसकी मांग में जो है उस प्रतिशत से ज़्यादा कमी या फिर वृद्धि होती है। जैसे मैंने अभी बताया, मान लीजिए कि 150 रुपये का हो गया तो इसमें 50% की वृद्धि होगी, ठीक है। अब जो इसकी मांग थी उस समय 100 रुपये के टाइम 10 पेन की थी, ठीक है, जैसे ही ये 150 हुई 50% बढ़ गया, तो इसकी मांग 50% अगर घटती तो ये यूनिटरी हो जाता, लेकिन इसकी मांग 50 से ज़्यादा घटनी है, तो यानी कि वह अब कितनी रह जाएगी, 10 से सिर्फ 6 पेन की रह जाएगी। तो जैसे हम समझ सकते हैं कि जैसे हमने अभी और देखा था कि ईडी बराबर होता है चेंज इन डिमांड अपॉन चेंज इन प्राइस, ठीक है। तो ईडी बराबर हमारा होगा, मान लीजिए प्राइस में हमारे 20% की वृद्धि हो गई, ठीक है, किसी भी वस्तु के मूल्य में 20% की वृद्धि हो गई, तो उसकी जो डिमांड है, ठीक है, उसकी जो डिमांड है उसमें इससे ज़्यादा, यानी कि 20 की 25 भी हो सकती है, लेकिन हम यहाँ 30 ले लेते हैं, तो हमारी जो है डिमांड कितनी प्रतिशत से बदली, 30% से, मतलब इससे ज़्यादा तेजी से। तो हमारी ईडी बराबर क्या आ जाएगी, 1.5, ठीक है, 20 कम 20 एंड 20 न जाने का सिफर और 20 2 पंजे 10, यानी कि 1.5, ठीक है। तो इसलिए हम कहते हैं कि अपेक्षाकृत मांग में जो है ईडी बराबर क्या होती है,
हमेशा ईडी जो होती है वो हमेशा 1 से बड़ी होती है, ठीक है। यानी कभी भी हम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड निकालेंगे किसी वस्तु की रिलेटिवली इलास्टिसिटी, ठीक है, अगर निकालेंगे तो वो कितनी आएगी हमारी, हमेशा 1 से ऊपर आएगी। तो इसको हम एक ग्राफ द्वारा समझेंगे। मान लीजिए ये हमारा OY अक्ष है, ठीक है, और ये हमारा OX जिस पे हमारी ये मांग हो गई वस्तु की और ये कीमत, ठीक है। तो मान लीजिए किसी बिंदु पर P बिंदु पर हमारी मांग इतनी है, ठीक है। तो अभी से ये क्या बता रहा है हमें कि मांग में कितनी वृद्धि हुई। मान लीजिए यहाँ से कीमत में कितनी वृद्धि हुई, तो कितने प्रतिशत, मान लीजिए यहाँ P1 कर दी गई तो ये 20% हुई, ठीक है। तो जो ये मांग है हमारी वो 20% से ज़्यादा यानी कि 30%, यानी कि 20% हमारा लगभग यहाँ बैठेगा तो ये कितनी हो जाएगी, 30% बढ़ जाएगी। तो हमारा ग्राफ जो है कुछ इस तरह का बनेगा, ठीक है। तो ये किसका अपेक्षाकृत लोचदार का ग्राफ हुआ। तो इस तरह के लोचदार उस अपेक्षाकृत लोचदार में ज़्यादातर हमारी जो होते हैं वो लग्जरी आइटम्स आते हैं, जैसे कि मान लीजिए ब्रांडेड फ़ोन हो गए, मोबाइल्स हो गए, ठीक है, या फिर हमारी कह सकते हैं कारें हो गई महंगी जो भी आती हैं, ऑडी वगैरह या फिर थार वगैरह। तो इस तरह की जो महंगी या फिर लग्जरी आइटम्स होते हैं वे सभी किसमें आते हैं, अपेक्षाकृत लोचदार में। वैसे तो यहाँ ध्यान रखने वाली बात है गाइस कि नोट करके लिख लेते हैं कि गेहूँ, मान लीजिए गेहूँ या फिर आटा जैसे हम कह सकते हैं, ठीक है, आटा, ठीक, और जो हमारा वो है सॉल्ट यानी कि नमक, ये जो है हमारी कैसी वस्तुएं हैं, बुनियादी आवश्यकता की। लेकिन अगर हम इसी चीज़ को अगर देखें कि हम आटे को आशीर्वाद आटा मान लें, यानी आशीर्वाद आटे को ले लें, तो ये हमारा कैसा आइटम हो जाएगा, लग्जरी आइटम। तो हम कह सकते हैं ऐसे ही नमक, साधारण कोई नमक है तो वो हमारा बुनियादी आवश्यकता है, यानी कि हमारे अपेक्षाकृत बेलोचदार मांग में जाएगा। और यदि हम नमक में भी ब्रांड ले लें, यानी कि जैसे कि टाटा सॉल्ट ले लें, ठीक है, तो ये हमारा कौन सा हो जाएगा, ये हमारा लग्जरी आइटम हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ हमारे अपेक्षाकृत लोचदार मांग में लग्जरी आइटम्स आते हैं। तो अगर कहीं आशीर्वाद आटा है या टाटा है तो हम मानेंगे कि वो अपेक्षाकृत लोचदार की श्रेणी में आते हैं। और अगर कोई नॉर्मल कोई ब्रांड है, लोकल ब्रांड, तो वह किस में आएंगे, हमारे अपेक्षाकृत बेलोचदार मांग में। तो अब हम समझेंगे इसका नेक्स्ट टाइप, अपेक्षाकृत बेलोचदार। तो हम देखेंगे अपना 4th टाइप, यानी कि अपेक्षाकृत बेलोचदार। यानी कि रिलेटिवली इनइलास्टिक, ठीक है। तो जैसे अभी हमने परफेक्टली इलास्टिक का उल्टा देखा था, परफेक्टली इनइलास्टिक, तो ऐसे ही अब हमारा अपेक्षाकृत लोचदार का उल्टा होता है अपेक्षाकृत बेलोचदार, यानी कि रिलेटिवली इलास्टिक का उल्टा होता है रिलेटिवली इनइलास्टिक। तो हमने अभी रिलेटिवली इलास्टिक में क्या देखा कि यदि किसी वस्तु की मात्रा में जितने प्रतिशत से वृद्धि या कमी की जाएगी, उसकी मांग जो है वो उस कमी की मात्रा से ज़्यादा तेज़ी से कमी या वृद्धि होगी उसकी मांग में, ठीक है। लेकिन अपेक्षाकृत बेलोचदार मांग में क्या होता है, क्योंकि वो इसका उल्टा है, तो यदि किसी वस्तु की कीमत में जितने प्रतिशत से कमी या फिर वृद्धि की जाएगी तो उसकी जो मांग है वो उस कमी, जो उसमें कमी या फिर वृद्धि जितने प्रतिशत से की गई है उससे कम तेज़ी से बढ़ेगी या फिर घटेगी। या हम कह सकते हैं, मान लीजिए कोई वस्तु है, जैसे अभी हमने उदाहरण लिया था कि कोई वस्तु है जिसका मूल्य 100 रुपये है, तो अगर हम इसकी वस्तु के मूल्य को 50% बढ़ा दें, यानी कि 150 कर दें, या फिर 50% कम कर दें, यानी या फिर 50 कर दें, तो उसकी मांग जो है, ठीक है,
तो इसमें 50% का परिवर्तन हुआ है। तो जो उसकी मांग उस समय 10 थी, जो इसका मेन प्राइस था, तो उसकी मांग में जो वृद्धि होगी, सॉरी कमी आएगी, वो इसकी जो प्रतिशत की मात्रा थी 50% उससे कम होगी। यानी कि अगर ये 50% से बढ़ी या फिर कमी आई तो उसकी मांग में जो है वो या तो 40 या 45 इस दर से कमी आएगी या फिर इस दर से वृद्धि होगी। तो मान लीजिए हम एक उदाहरण ले लेते हैं कि दो प्रकार के बाजार में आटे हैं। आटे मतलब फ्लोर, यानी कि हमारा डफ भी कह सकते हैं या जो भी कह सकते हैं, आटा भी कहते हैं इसको, ठीक है। तो हमारा दो प्रकार के, एक है आशीर्वाद जो कि ब्रांडेड है, और एक हमारा लोकल ब्रांड, जैसे मान लीजिए श्रीनाथ आटा है कोई, ठीक है। तो इस एक समय है जिस समय दोनों का मूल्य कितना है, 100 रुपये है, ठीक है। तो अब आशीर्वाद आटा जो है उसने अपने मूल्य में 140% की वृद्धि कर दी, यानी कि 140 रुपये का कर दिया, 100 रुपये से 140 रुपये, ठीक है। और उसकी मूल्य कितना है, 100 रुपये ही है अभी। जो हमारा लोकल ब्रांड है यानी श्रीनाथ ब्रांड आटा जो है उसका जो है प्राइस अभी भी 100 है। तो क्या होगा गाइस, तो हमारे जो उपभोक्ता थे आशीर्वाद आटे के, और उसके उस समय जो 100 रुपये प्राइस था, तो क्या होता है कि जो उपभोक्ता होता है उस समय 100 रुपये के टाइम आशीर्वाद आटे को चुनेगा। क्यों? क्योंकि उस समय दोनों का मूल्य बराबर है। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि जो उपभोक्ता होता है वह लग्जरी आइटम्स को ज़्यादा प्रेफरेंस देता है। अगर यदि उसे सस्ते रेट में कोई लग्जरी आइटम मिलता है तो वो उसको प्रेफरेंस देता है, ठीक है। तो जिस समय दोनों का मूल्य बराबर था तो क्या था कि उपभोक्ता जो है आशीर्वाद आटे को प्रेफरेंस दे रहे थे। अब जब आशीर्वाद आटे ने अपने प्राइस को 100 से बढ़ा करके 140 कर दिया, यानी कि उसमें 40% की वृद्धि कर दी, ठीक है। तो अब जो आशीर्वाद आटे के जो हमारे उपभोक्ता थे वो कुछ ट्रांसफर होकर के किस पर पहुंच जाएंगे, श्रीनाथ आटे, ठीक है। तो जो 40% जो उसने अपने मूल्य बढ़ाया है आशीर्वाद आटे ने, तो जो लोग वहाँ हस्तांतरित हो रहे हैं यानी स्थानांतरित हो रहे हैं यानी दूसरे ब्रांड की ओर जा रहे हैं, तो वो जो लोग कम हो रहे हैं उनका जो प्रतिशत है वो इस 40% से कम होगा। यानी कि जो स्थानांतरित हो रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि सभी लोग, अगर 40% उसमें वृद्धि हो गई तो 40% ही लोग इसको छोड़ देंगे, बल्कि ऐसा होगा कि जो 40% की वृद्धि हुई है तो लगभग 20 या फिर 25 या फिर 30 कह सकते हैं, उतने प्रतिशत लोग उस ब्रांड की ओर चले जाएंगे। तो इसको जैसे हम समझ सकते हैं कि ED इक्वल टू हमारा होता है चेंज डिमांड अपॉन चेंज प्राइस। तो इसमें क्या है कि हमारे डिमांड जो है वो प्राइस जो है मान लीजिए 40% से कम हुआ, सॉरी बढ़ा, ठीक है। तो जो हमारी डिमांड है वो इससे कम प्रतिशत, यानी कि 40% से अगर प्राइस बढ़ रहा है तो उससे कम प्रतिशत पे बढ़ेगी, तो हम मान लेते हैं कि ये 20% से कम हो गई। यानी 40% जैसे ही कि वस्तु का मूल्य हुआ बढ़ा तो जो उपभोक्ता थे वो 20% उपभोक्ता जो हैं वो दूसरे ब्रांड की ओर यानी कि लोकल ब्रांड की ओर चले गए। तो यहाँ हमारा ED बराबर हो जाएगा ED इक्वल टू 0.5, ठीक है, क्योंकि ये इसका आधा है तो 0.5, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि अपेक्षाकृत बेरोजगार में ED कि हमारा ED जो है वो हमेशा कैसा होता है, अपेक्षाकृत बेरोजगार मांग में ED हमेशा लेस देन 1 रहता है। कैसा? यानी कि 1 से कम रहता है, जैसे दिखा रहा है 0.5। तो ये अपेक्षाकृत बेरोजगार मांग जो होती है हमारी, इसमें क्या होता है कि हमारी बुनियादी आवश्यकताओं की वस्तुएं आती हैं, जैसे कि हमारी भोजन हो गया, हमारे ये अभी हमने बताया नमक हो गया, ठीक है, पानी हो गया। तो इस तरह की जो बुनियादी आवश्यकताओं की चीज़ें हैं वो किस में आती हैं, हमारी अपेक्षाकृत बेरोजगार मांग में। तो इसे भी हम एक ग्राफ के द्वारा समझेंगे। जैसे मान लीजिए ये OX अक्ष है हमारा और ये हमारा OY अक्ष, ठीक है। तो इस पर मान लीजिए ये P बिंदु पर ये मांग हमारी है D, ठीक है, ठीक। अब यदि इस P बिंदु से मांग बढ़ा करके 40% बढ़ा दी जाए तो P1 हो जाती है, ठीक है। तो जिसको हमने यहाँ दिखाएंगे, ठीक है, कितनी कर दी गई, P1 से 40%। तो ये जो हमारी डिमांड है, ठीक है, ये जो हमारी डिमांड है ये बढ़ करके या फिर कम होकर के कितनी रह जाएगी, ओनली फॉर ये 40 का हमारा क्षेत्र है 40% का, तो हमारा 20% कितना होगा, ये आ गया, ठीक है। तो हमारी डिमांड
घट करके या फिर बढ़ करके कितनी हो जाएगी, अगर प्राइस बढ़ा है तो गैस हमारी डिमांड जो है वो घट करके कितनी हो जाएगी, वो यहाँ से इस तरह से कितनी हो जाएगी, 20%। ठीक है, तो ये हमारा हो गया अपेक्षाकृत बेरोजगार मांग का ग्राफ। तो अब हम बात करेंगे अपने अगले टाइप्स, यानी कि यूनिटरी इलास्टिक, यानी कि एकात्मक लोचदार मांग की लोच की। ठीक है, तो अब हमारा आएगा पांचवा, यानी कि एकात्मक लोचदार, यानी कि यूनिटरी इलास्टिक। ठीक है, तो यूनिटरी इलास्टिक में क्या होता है कि किसी वस्तु की कीमत में जितने प्रतिशत की वृद्धि हो या फिर जितने प्रतिशत की कमी हो, यानी कि किसी वस्तु का मूल्य जितने प्रतिशत से बढ़े या फिर जितने प्रतिशत से कम हो जाए, तो उसकी जो मांग है वो भी उसी की समान, यानी कि जितने प्रतिशत से कम या वृद्धि उसके मूल्य में हुई थी, उसकी मांग भी उतनी ही प्रतिशत से कम या बढ़ती हो जाए। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए कोई ये वस्तु है एक, जिसका मूल्य 100 रुपये है, उस समय उसकी मांग कितनी है, 10 यूनिट की है। ठीक है, जैसे कि मैंने अभी पीछे भी जिक्र किया था, डिस्कस किया था, तो उस वस्तु के मूल्य को अगर 50% बढ़ा दिया जाए, यानी कि 100 रुपये से 150 रुपये कर दिया जाए, तो जो उसकी मांग है वो भी 50% से ही कम हो, यानी कि 10 से 5 हो जाए, तो ऐसी स्थिति कौन सी कहलाती है, हमारी एकात्मक लोचदार। यानी कि किसी वस्तु का मूल्य जितने प्रतिशत से बढ़े या जितने प्रतिशत से कम हो, उसकी मांग भी उसी के समान उतने ही प्रतिशत से कम या बढ़ती हो, तो वह स्थिति क्या कहलाती है, हमारी एकात्मक लोचदार की स्थिति। ठीक है, तो जैसे हम समझ सकते हैं ईडी वही हमारा चेंज डिमांड अपॉन चेंज प्राइस। तो ये हो गया हमारा, मान लीजिए कोई वस्तु है जिसके प्राइस में मान लीजिए ओनली 20% की वृद्धि या फिर कमी हो गई। ठीक है, तो जो उसकी डिमांड है, यानी उस वस्तु की उस जो डिमांड है वो भी कितने से बदलेगी, 20% से ही बदले। ठीक है, यानी कि दोनों ही 20% से बदल रही हैं, तो उस समय हमारी ईडी कितनी होगी, यानी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कितनी होगी, 1। ठीक है, क्योंकि 20 को 20 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा हमारा, 1। तो हम कह सकते हैं कि एकात्मक लोचदार जो मांग होती है, उस मांग की लोच होती है, उसमें ईडी बराबर क्या होता है, हमेशा 1 होता है। तो अब हम इसे भी एक ग्राफ के द्वारा समझेंगे। मान लीजिए ये हमारा OY अक्ष है जिस पर वस्तु की कीमत दर्शाई गई है, और ये हमारा OX जिस पर वस्तु की मांग दर्शाई गई है। मान लीजिए वस्तु की कीमत OP है। ठीक है, तो उस समय वस्तु की मांग OM बिंदु पर निर्धारित है। अब यदि एकात्मक लोच हमें क्या बताती है कि जैसे जैसे जितने प्रतिशत किसी वस्तु की मांग में कीमत में कमी या वृद्धि होगी, उतनी ही प्रतिशत वस्तु की मांग में कमी या वृद्धि होगी। तो मान लीजिए इस OP वस्तु की घट करके 50% घट करके OP1 हो जाता है, तो वस्तु की मांग बढ़ करके OM1 यानी कि 50% बढ़ करके OM1 हो जाएगी। तो इस तरह कुछ इस तरह से हमारा ग्राफ बनेगा। तो ये है हमारा एकात्मक लोच का ग्राफ। तो ये भी जो है एकात्मक लोचदार जो है, ये भी एक ऐसी स्थिति है कि जो कि काल्पनिक है। जैसे कि हमारी परफेक्टली इलास्टिक और परफेक्टली इनइलास्टिक स्थितियाँ थी जो कि काल्पनिक थी, ऐसे ही हमारी एकात्मक लोचदार जो स्थिति है वो भी काल्पनिक है, क्योंकि वास्तव में कोई भी ऐसी वस्तु नहीं है कि जिसके मूल्य में जितने प्रतिशत की वृद्धि की जाए तो उसकी मांग में भी उतनी ही मात्रा में यानी उतनी ही प्रतिशत में कमी हो। यानी कि अगर 50% से किसी चीज़ में वृद्धि हो रही है तो उसकी मांग भी पूरे यानी 50% से कम या बढ़े, तो वह स्थिति कौन सी होगी, एकात्मक लोचदार की। तो इसलिए ये भी हमारी कैसी स्थिति है,
हमारी काल्पनिक स्थिति है। तो फ्रेंड्स, ये हमारा मांग की लोच के प्रकार यानी टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का टॉपिक कंप्लीट हुआ। तो अब हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।